तो ये सीरीज स्टार्टिंग में हम बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का ये दूसरा जिंदगी है एक कल्टीवेशन वर्ल्ड पर, और उसका पिछला जिंदगी वो ऑलरेडी धरती पर बिता चुका था। और यहाँ पर आने के बाद उसे कोई सिस्टम भी नहीं मिला। जब बड़ा हुआ तब जाके उसके पास एक चीट स्किल मिला जो कि सिस्टम के द्वारा मिला हुआ था, और वो चीट स्किल था सामने वाली लोग या फिर लड़कियों जितना हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करने लगेंगे हमारा मेन कैरेक्टर का पावर उतना ही बढ़ता रहेगा। और कोई स्ट्रांग लड़की है और बहुत ही ताकतवर है, अगर वो हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करने लगेगी तो वो और भी ज्यादा उसका पावर बढ़ने लगेगा। फिर ये सीरीज स्टार्ट होती है, हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि एक सेट पर खड़ा हुआ था, और ये सेट का नाम था टियानमेन। और मेन कैरेक्टर एक क्लिक के ऊपर खड़े होकर पोएम गा रहा था, और पीछे से वो सेट के कुछ डिसिपल उसे देख रहे थे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही हैंडसम था और उसका पोएम भी बहुत ही अच्छा था, और उसे देखने के लिए बहुत सारी लड़कियां वहां पर वेट कर रहे थे। और पीछे दिखाया था वो लड़कियों को जो कि बात कर रहे थे कि ये देखो ये हमारा प्रिंस है, उनका पोएट्री स्किल बहुत ही हाई लेवल पर है, उनका कल्टीवेशन भी बहुत ही हाई लेवल पर है, और उसके साथ साथ उनका हैंडसम फेस तुम तो पूछो ही मत। ये सब होने के बाद भी ये सेट में कोई लड़की है जो कि इनके प्यार में नहीं पागल हुआ होगा, लेकिन नीचे एक और लड़की था जो कि नया नया ये सेट पर ज्वाइन हुआ था, और वो कहता है कि वो जो पोएम गा रहा है अभी वो रात के लिए शूट करता है, लेकिन अभी तो दिन हो रहा है, वो कैसे रात का सॉन्ग दिन में गा सकता है। और इसको सुन के भी लग रहा है कि ये प्रिटेंड कर रहा है गाने का, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये गा क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर बाकी सब जो लड़कियां थे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको सुनाने लग जाते हैं, और कहते हैं कि तुम अभी भी ये सेट पर ज्वाइन हुए हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता हमारे यंग मास्टर के बारे में, तुम्हारा छोटी नॉलेज उनके पोएम को समझ ही नहीं सकता, इसलिए तुम उनके बारे में कुछ मत ही बोलो, वही अच्छा है। और ये सब ताने को सुन के और गालियों को सुन के वो डिसिपल भी डर जाता है और कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं उनके पोएट्री को समझ ही नहीं पाऊंगा। और तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हाजिर हो जाता है और कहता है कि इसको बंद करो, और बहुत ही धांसू कूल वाला एंट्री लेता है जिसको देखकर वो लड़की भी शर्मा जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम सभी लोग ये सेम सेट में डिसिपल है, इसलिए हम एक दूसरे पे लड़ना नहीं चाहिए, हमें इस सेट में प्यार से रहना चाहिए। और जूनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो? और न्यू डिसिपल वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और आपका शुक्रिया योर हाइनेस मुझे ये बात पूछने के लिए। और न्यू डिसिपल मन में सोच रहा था कि ये बहुत ही जेंटल है, उनका हाथ पकड़ने के बाद मुझे उनका हाथ का गर्मी भी महसूस हो रहा है, ये फीलिंग ऐसा है जैसे कि मैं मेरा फादर का हाथ पकड़ा हुआ हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जूनियर सिस्टर आप बहुत ही अनफेमिलियर हो हमारे ये सेट में, लगता है कि आप न्यू डिसिपल हो यहाँ का। लेकिन वो न्यू डिसिपल तो सोच रहा था कि ये बहुत ही क्लोज है हमारा मेन कैरेक्टर, मैं उनका सांस भी महसूस कर सकता हूँ, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, इसलिए मैं उनके फेस को डायरेक्टली देख भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं देख लूंगा तो फिर यहीं पर ही बेहोश हो जाऊंगा। फिर वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस सेट में नया नया आया हूँ। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, अगर तुम आगे से कोई डिफिकल्टी आता है तो फिर तुम मेरे पीक में आ सकते हो मेरे हेल्प लेने के लिए, और मैं जरूर से तुम्हारा हेल्प करूंगा। और वो लड़की भी यस कहता है। फिर मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा बाय द वे नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम ली लुओरान है, लेकिन आप मुझे लुओरान करके बुला सकते हो। फिर मेन कैरेक्टर भी कहता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है लुओरान, मैं हमेशा तुम्हारे नाम को याद रखूंगा। और वहाँ से वो जाते हुए कहता है कि अगर आगे से कोई डिफिकल्टी आता है तो फिर मैं जरूर से हेल्प करूंगा तुम्हारा, इसलिए तुम मेरे पीक में आ सकते हो हेल्प मांगने के लिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है, और बाकी सब जो लड़कियां थे वहाँ पर वो न्यू लड़की ऊपर जेलस थे, क्योंकि प्रिंस आके उसके साथ बात किया, हमारे साथ नहीं, उसके साथ साथ उसका नाम भी पूछा, इसलिए मैं तो बहुत ही जेलस हूँ। और पीछे वो जो न्यू लड़की था वो भी सोच रहा था प्रिंस बहुत ही हैंडसम है, उनका माइंड हमेशा शांत ही रहता है और उनका लुक भी बहुत ही हैंडसम है। और मैं बाकी बंदों से ये भी सुना हूँ कि वो जब 3 साल के थे तभी से वो कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिए थे, जब वो 6 साल में हुए तब वो खुद का डांटियन भी रेडी कर चुके थे, और जब 12 साल के हुए उनको एंसेटर का डिसेबल बना दिया गया। मैं हमेशा ही सोच रहा था वो बहुत ही गुस्सेल टाइप और किसी को ज्यादा भाव देने वाले लड़के नहीं होंगे, लेकिन आज जब मैं प्रिंस को देखा तभी जाके मुझे पता चला वो बहुत ही जेंटल पर्सन है। फादर मैं ये टियानमेन सेट को ज्वाइन करके बहुत ही खुश हूँ, और आप देखना आपका बेटी आगे जाके बहुत ही नाम रोशन करेगा आपका। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ पर वो खुद का पीक पर आ चुका था और चलते हुए घर के अंदर चला जाता है उसके, और वो जैसे ही घर के अंदर जाता है वो डोर को तुरंत ही क्लोज कर देता है और आसपास देखता है और कहता है कि चलो ये बहुत ही इजी ट्रिक था, मैं कुछ ही लाइन वो लड़की को कहा हूँ और उतने में ही वो मेरे ऊपर पागल हो चुका है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जो कि मैं प्रेडिक्ट किया था, और मैं धरती पर बहुत सारे नोबेल और मानवा पढ़ा हुआ हूँ, और वो सभी मानवा और नोबेल में ऐसा ही होता है, जब मेन कैरेक्टर को बाकी सब पसंद करने लगेंगे और उसका फेवरेबिलिटी इंक्रीज होगा तब उसका भी पावर इंक्रीज होते रहेगा। और उसके साथ वो जोश में भी आ जाता है और कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं पूरे के पूरे टियानमेन सेट को ही अपने कब्जे में ले सकता हूँ और सभी लोग मेरे प्यार में पागल हो जाएंगे। नहीं मैं इतना छोटा कैसे सोच सकता हूँ, अगर मेरे पास ऐसी तरीके का पावर है तो फिर मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड को ही मेरे कब्जे में ले सकता हूँ और सभी का राजा बन सकता हूँ। लेकिन इतने जोश को देखने के बाद वहाँ पीछे से एक हाथोड़ा आता है और
और उसके सर पर जोर से लगता है, जिसके लगने से मेन कैरेक्टर को पूरा चक्कर आ जाता है और उसके सारे सपने वहीं पर टूट जाता है। और पीछे हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम को जो कि वहाँ पर अपेयर हो चुका था और कहता है कि सिस्टम डिटेक्ट किया है कि होस्ट का इरादा कुछ गलत है, इसलिए आपको सिखाने के लिए हम बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आपका रेपुटेशन और आपका बिहेवियर बाकी लोगों के सामने अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके आपका पावर इंक्रीज होगा। अगर ऐसा ही बिहेवियर आपका कोई देख लेता है तो फिर आप तो ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में जी भी नहीं सकते हैं। फिर मेनकड़ भी रोते रोते कहता है कि सिस्टम तुम बहुत ही हार्श हो, तो हमेशा ही आके मुझे मारते रहते हो, मैं तुम्हारा क्या बिगड़ा हूँ। और सिस्टम भी मुंह फैलाते हुए उस तरफ मुंह कर देता है और फिर मेनकड़ सोचता है कि हाँ तुमने सही गेस किया, ये मेरा ही सिस्टम है, इसके अंदर तो दिल भी नहीं है, वो हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाता ही रहता है। मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम लिन फेंग है, एक ट्रैवलर जो कि एक अजीब फिनोमिना के साथ ये वर्ल्ड पर जन्मा था। और मुझे ही पता नहीं मेरा माँ बाप कौन है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तब मैं ये टियानमेन सेट पर आसमान से गिरा था और ये टियानमेन का सेट का लीडर मुझे देख लिया था और वहाँ पर जाने के बाद सभी लोग मुझे ढूंढे थे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज्यादा ही लाइट चमक रहा था, इसलिए वो सभी मुझे हेबेनली चाइल्ड भी बुलाते हैं, जो कि हेबेन के द्वारा ब्लेस किया जाता है। फिर टियानमेन सेट का ग्रेट एल्डर उसे उठाता है और कहता है कि ये तो हेबेनली चाइल्ड है, जो कि मैंने एंशिएंट किताबों में पढ़ा हुआ था। ये हेबेनली चाइल्ड एक्चुअली में एक एंशिएंट तारा है जो कि रीइंकार्नेट होके ये ह्यूमन वर्ल्ड पर आया है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि ये बच्चा हमारे सेट पर आके गिरा है, ये बच्चे का फ्यूचर आसमान छू जाएगा, ये एम्परर भी बन सकता है आगे जाके। इसलिए मैंने डिसाइड कर चुका हूँ कि इसको मेरे डिसेबल बनाऊंगा, ये सेट का एक प्रिंस बनाऊंगा। लेकिन जब से मैं ये वर्ल्ड पर आया हूँ तब से मुझे सिस्टम बिल्कुल भी नहीं मिला था, जैसे कि बाकी सब नोबेल में हुआ था। जैसे ही वो दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं उनको एक सिस्टम मिलता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सिस्टम नहीं मिला था और मेरे प्रीवियस लाइफ का मेमोरी भी मुझे याद नहीं था। मेरे पिछली जिंदगी का मेमोरी अभी भी कुछ समय पहले ही याद किया हूँ। उसके साथ साथ मैं भी रियलाइज किया हूँ कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मेरा आइडेंटिटी एक टाइम ट्रैवलर है। और ये बात जानने से पहले मैं सिर्फ एक सिंपली एक यंग कल्टिवेटर था जो कि यहाँ पर एक कल्टिवेशन कर रहा था। जब मैं छोटा बच्चा था मेरा कल्टिवेशन बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रहा था, इसलिए जो ग्रेट एल्डर मुझे डिसेबल बनाए थे वो मुझे सिखाने के लिए और कुछ बाकी नहीं था। मैं बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा था, इसलिए वो हार मान चुके थे और मुझे डिसेबल से निकाल चुके थे। और बाद में जाके मैं जब 12 साल का हुआ तभी एंसेटर यहाँ पर आके मुझे डिसेबल बना चुके थे, ये टियानमेन सेट का एंसेटर। और तब से ये टियानमेन सेट का एंसेटर का मैं अभी तक डिसेबल हूँ। और ये सब कुछ पीछे वो ग्रेट एल्डर, लीडर और बाकी सब एल्डर भी देख रहे थे। और लीडर ये एंसेटर को कभी भी नहीं दिखा था क्योंकि एंसेटर सेकुलेशन में रहे थे। और ग्रेट एल्डर भी कहता है कि मैं भी जब मैं 8 साल का था तभी जाके मैं एंसेटर को देखा था पहली बार, फिर दूसरी बार अभी जाके देख रहा हूँ। वो हमेशा सेकुलेशन पर कल्टिवेशन करते हैं। और लिन फेंग जब कुछ बड़ा हो गया तब वो अल्केमी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अल्केमी प्रैक्टिस करते करते उसका भट्टी में कुछ गड़बड़ हो जाते है और वो भट्टी फट जाता है। और वो फटने के साथ साथ वहाँ पर सिस्टम भी अपेयर हो जाता है। और उस समय वो पहली बार था जब वो सिस्टम को देख रहा था, लेकिन तब तक उसका मेमोरी आ चुका था पिछले लाइफ का, इसलिए वो पहचान सकता है कि ये सिस्टम है। लेकिन उससे पहले उसे लग रहा था कि मेरा प्रोटेक्शन हमेशा एक बूढ़ा आदमी करता है जो कि मेरे रिंग में कैद है। लेकिन अभी उसे एक सिस्टम मिल चुका था और सिस्टम में लिख के आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप सक्सेसफुली ये सिस्टम को एक्टिवेट कर चुके हो। और सिस्टम का खासियत यही है, बाकी सबका फेवरेबिलिटी आपके प्रति जितना इंक्रीज होगा ये सिस्टम आपको उतना ही रिवॉर्ड देता रहेगा। और मेनकड़ भी सोचता है अच्छा तो फिर मुझे बाकी सबका फेवरेबिलिटी मेरे तरफ इंक्रीज करना है, तभी जाके मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ सिस्टम के रिवॉर्ड के द्वारा। यह बहुत ही इजी है मेरे लिए क्योंकि ये सब करने में मैं मास्टर हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया था जहाँ पर मेनकड़ सिस्टम को कह रहा था कि ऑल राइट सिस्टम, अभी जल्दी से चेक करो कि मेरा फेवरेबिलिटी कितना गेन हुआ है उन सब लड़कियों के द्वारा, और जल्दी से मेरे रिवॉर्ड को मुझे दे दो क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ही खराब सिस्टम हो, मेरे रिवॉर्ड को भी अपने अंदर ही रख देते हो। लेकिन सिस्टम उसके तरफ देखते हुए कहता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम बहुत ही क्यूट थे और हमेशा सभी का बात मानते रहते थे, लेकिन जब तुम्हें पिछली जिंदगी का मेमोरी मिला है तब से तुम्हारा पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और उसके तरफ गुस्सा करते हुए मेनकड़ चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बच्चे से हुआ है, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा था कि कोई बूढ़ा आदमी है जो कि मेरा प्रोटेक्शन करता है, लेकिन अंदर से मुझे क्या पता था कि तुम निकलोगे, तुम तो यूजलेस सिस्टम हो जो कि अभी तक मेरा कुछ भी हेल्प नहीं किए हो। तो सिस्टम भी उसको समझाते हुए कहता है कि ये सब कुछ आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और आपका ग्रोथ को और भी इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं पहले ही आपके सामने अपीयर हो जाता तो फिर आप मेरे ऊपर ही डिपेंड रहते और अपने आप बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं करते, इसलिए मैं अभी जाके अपीयर हुआ हूँ जब आपका कल्टिवेशन थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सभी लड़कियों का फेवरेबिलिटी आपके प्रति कितना है। और हमें भी दिखाया जाता है पहली लड़की था इन फेजून और उसका फेवरेबिलिटी 28 पर था, और दूसरी में लियू विन हुआ था, उसका फेवरेबिलिटी 31 पर था, और तीसरी में ली रुओलान
था उसका पूरा मैक्स हो चुका था, फेवरेबिलिटी पूरा 100 पर था। और मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि ये लड़की का फेवरेबिलिटी सडनली इतना इंक्रीज हो चुका है और इसका मैक्स पर चला जा चुका है। मैं कभी भी इतना फेवरेबिलिटी मेरे तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा हूँ, आज पहली बार इसको देख रहा हूँ। और सिस्टम भी बहुत ही क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है जो कि मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ। फिर सिस्टम उसे एक लेटर देता है जहाँ पर एक लव लेटर लिखा हुआ था। और फिर मेन कैरेक्टर इसको पढ़ने के बाद सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे बेवकूफ बना दिया गया है सिस्टम के द्वारा, क्योंकि उससे रिवॉर्ड की तरह वो लव लेटर मिला हुआ था। अगर वो लव लेटर किसी लड़की को देता है तो फिर उसका फेवरेबिलिटी भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये इसको फेंक देता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है, मैं इसको बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ किसी को भी। इसको देख के सिस्टम भी उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं कितने मुश्किल से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ हूँ, अगर तुम्हें ये किसको देते हो तो फिर उसका फेवरेबिलिटी जरूर से तुम्हारे प्रति बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा और वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको ध्यान नहीं देता और जाके सो जाता है और कहता है चलो सो जाते हैं अभी के लिए और बाकी कल देखते हैं। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद वहाँ पर कोई लड़का आता है और कहता है कि जी आओ फैन, तुम अभी तक उठे नहीं हो, ये सुबह हो चुका है और आज 7वां दिन है, तुम्हें तो पता ही है ना, हर महीने 7वां दिन पर तुम्हें तुम्हारा कल्टीवेशन का रिपोर्ट देना होता है एंगसेटर को, क्योंकि एंगसेटर अपने सेकुलेशन पर है और बहुत ही बिजी होते हैं। वो हमेशा सभी महीने 7वें तारीख को निकल के आते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा कल्टीवेशन को देखने के लिए आया हूँ, तुम्हारा कल्टीवेशन कितना इंक्रीज हो चुका है। लेकिन वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं देता, इसलिए वो घर पर दरवाजा खोल के घुस जाता है और कहता है कि जी आओ फैन, तुम जरूर से रात भर प्रैक्टिस करते होगे इसलिए तुम अभी तक सो रहे हो, इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे बिना बताए तुम्हारे घर पर घुस रहा हूँ अभी। फिर आगे जाके देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा था और सोते हुआ एक्सप्रेशन को देख के वो लड़का भी सोचता है सच में यह हमारा प्रिंस है, लेकिन सोते बहुत ही एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। लगता है कि वो उसका रिपोर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है और ये टेबल पर रख चुका है, मुझे सिर्फ इसे लेके एंगसेटर को देना है। और वो जैसे ही एक पेपर को उठाता है और नीचे साइड एक दूसरा पेपर भी था जो कि सिस्टम ने लिखा हुआ था, वो लव लेटर, और उसको देखता है और कहता है कि ये दूसरा पेपर ये क्या है, ये तो पहला पेपर कल्टीवेशन का रिपोर्ट है, लेकिन ये दूसरा पेपर। और जैसे ही ध्यान से देखता है वो भी चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये एक्चुअल में लव लेटर था और उससे गलतफहमी हो जाता है कि जिया फैन एंगसेटर को प्रपोज करने वाला है। फिर जिया फैन की तरफ देखते हुए सोचता है ये अभी बहुत ही बच्चा है और यंग है, जवानी की उम्र में ये सब तो होता ही रहता है, इसलिए मुझे ये सब दोनों ही जाके एंगसेटर को दे देना चाहिए और एंगसेटर डिसाइड करेंगे कि इसको क्या करेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है और सिस्टम उसको जाते हुए देख रहा था और सोचता है कि मेरा प्लान ऑलरेडी आधा कामयाब हो चुका है। फिर हमें दूसरे सीन में ताइवान सेट का एक फॉरबिडन लैंड को दिखाते हैं जिसका की नाम था टियानझाओ पीक और वहीं पर एक एंगसेटर सर्कुलेशन पर रहते हैं और अभी के लिए वो बाहर आ चुके थे सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए और कहते हैं कि मैं ये सर्कुलेशन पर 3000 साल हो चुका है रहते हुए और सभी महीने के 7 तारीख को मैं निकलता हूँ बाकी सब इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, ये सेट पर क्या चल रहा है और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन को लेता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि झाओ गेलिंग एक 3rd जनरेशन का डिसाइपल है क्विंग्यू सेट का, वो वानमो सेट का एक डिसाइपल जो कि जूनियर डिसाइपल था उसके साथ डायवेस्ट कपल फॉर्म किया और वो दोनों जब एडवेंचर के लिए बाहर गए हुए थे झावलिंग उसके क्विंग्यू सेट को धोखा दे चुका था और धोखा दे के उसके डायवेस्ट कपल के साथ उसके सेट पर चला जा चुका था। और इसको पढ़ने के बाद एंगसेटर भी कहते हैं ये क्विंग्यू सेट भी 8 मेजर ऑर्थोडॉक्स इमोर्टल सेट में से एक आता है और वहाँ पे झू गेलिंग एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है उसके सेट का ये जनरेशन में, लेकिन वो लड़का ये सब करेगा वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जरूर से उस सेट का एल्डर और लीडर भी बहुत ही गुस्सा होंगे उसके ऊपर और बहुत ही जल रहे होंगे। और दूसरे कुछ इन्फॉर्मेशन को लेता है जहाँ पर भी लिखा हुआ था कि स्वॉर्ड सेट का ग्रैंड मास्टर थंडर फ्लावर वैली के लीडर के साथ प्यार में पागल हो चुका था और वो दोनों ही लड़के थे, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत ही पसंद करता था, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर स्वॉर्ड सेट को छोड़ के थंडर फ्लावर वैली की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही स्वॉर्ड सेट कुछ अससियन को भेज दिया था और दूसरे तरफ थंडर फ्लावर वैली भी कुछ अससियन को भेज के स्वॉर्ड सेट का ग्रैंड मास्टर को मार दिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका रेपुटेशन नीचे गिर जाए। और ऐसे ही कुछ और दो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था लव के बारे में और इस सभी को पढ़ने के बाद एंगसेटर भी कहता है ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में आजकल क्या क्या हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन को मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो सभी लव के बारे में ही है। हमारा सेट का इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को क्या हो गया है, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन को अभी गैदर कर रहे हैं, कुछ मेजर इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर है ही नहीं। हमारे टियानमेन सेट का टोटल 3 फाउंडर हो चुके हैं, उन सभी में से सेकंड ब्रदर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड बंदे थे, लेकिन वो किसी लड़की के प्यार में पड़ चुके थे और लड़की के प्यार में पड़ने के बाद उनका कल्टीवेशन डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन वो लड़की उनके साथ रहने के लिए मना कर दी, इसलिए उनका इनर डिमन उनके ऊपर हावी हो गया और इसके साथ साथ उनका जिंदगी का भी लास्ट वक्त आ चुका था। और दूसरे था फास्ट ब्रदर जो कि किसी के
प्यार में नहीं पड़े हुए थे। उनका कहना था अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो फिर तुम्हारा सोड होना चाहिए वो, अगर तुम किसी लड़की को प्यार करते हो तो फिर तुम्हारा कल्टीवेशन में रुका हुआ तो वही बनेगा। और इसी सोच के साथ वो कल्टीवेशन करते करते इमोर्टल वर्ल्ड पे चले गए हैं, इमोर्टल बन के। और तीसरा हूँ मैं, जो कि अभी तक कल्टीवेशन ही कर रहा है लेकिन अभी तक इमोर्टल नहीं बन पाया, इसलिए मुझे जल्दी से इमोर्टल बनना पड़ेगा ताकि मैं मेरा रेपुटेशन को बचा सकूं। और उसी के बाद से ही मैं ये सेट को संभाला हूँ जब से मेरा फास्ट ब्रदर इमोर्टल वर्ल्ड में चले गए हैं। और इसीलिए मैं ये सेट में एक डिग्री को स्टैब्लिश किया हूँ जो कि प्यार के बारे में है। ये टियानमेन सेट में जो भी आता है वो किसी के भी प्यार में नहीं पड़ सकता। ये एक सख्त रूल है जो कि हमारे टियानमेन सेट पूरी तरीके से फॉलो करता है। इसी वजह से हमारा रेपुटेशन नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरा है बाहर की दुनिया में। लेकिन बहुत सारे बंदे हैं जो कि इसको मना कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता ये सब कुछ मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ और ये सेट के लिए ही कर रहा हूँ ताकि सेकंड ब्रदर की तरह दूसरा कोई इंसिडेंट ना हो ये सेट में। चलो फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं ये सेट में क्या चल रहा है। ये सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन देखा रहा था वो सब सेट के बाहर का इन्फॉर्मेशन था। अभी जब मैं पढ़ने वाला हूँ वो सेट के अंदर का इन्फॉर्मेशन होने वाला है। और उसके सेट के इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था उसके लीडर के बारे में, जहाँ पर वो कल्टीवेशन में एक ब्रेक थ्रू कर चुका था और वो ब्रेक थ्रू करके वो टियानवन रियलम पर जा चुका था। और लीडर का नाम था ली केजिन। एंगसेडर भी सोचता है ली केजिन के बारे में कि उसको चूज करके मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ क्योंकि उसका टैलेंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वो 100 साल के अंदर ही वो नेसेंट सोल से रियलम ऑफ ग्रेट पावर को ब्रेक थ्रू कर चुका था और अभी के लिए टियानवन के 3rd लेवल पर वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। जब तक वो हमारे टियानमेन सेट का लीडर रहेगा हमारा टियानमेन सेट राइज करता रहेगा। वो एक राइजिंग स्टार है हमारे लिए। अगर मैं बाद में इमोर्टल हो गया, अगर इमोर्टल वार्ड में भी चला भी गया तो अभी हमारे सेट को वो प्रोटेक्ट करता रहेगा क्योंकि वो फ्यूचर में वो देखना वो बहुत ही हासिल करेगा। और हाँ, जियाओ फैन के बारे में भी कुछ आया था इन्फॉर्मेशन जो कि पढ़ना भूल ही गया हूँ। चलो देखते हैं जियाओ फैन का कितना लेवल इंक्रीज हो चुका है। जहाँ पर लिखा हुआ था कि जियाओ फैन का कुछ लकी एनकाउंटर रहा जिसके द्वारा उसका कल्टीवेशन प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो चुका है और अभी उसका कल्टीवेशन मिडिल स्टेज का नेसेंट सोल पर पहुंच चुका है। और इसको पढ़ने के बाद एंगसेडर भी सोचता है एक होली चाइल्ड को ऐसा ही होना चाहिए था। मैं ये एक्सपेक्ट ही किया था। जो कि हेवन से आया है उसका कल्टीवेशन लिमिट हमारे लिमिट से बाहर ही है। वो तो ली काइजिन से भी बहुत ही आगे है। वो अभी बहुत ही छोटा है और अभी तक वो नेसेंट सोल पर पहुंच चुका है। जियाओ फैन हमारे जूनियर डिसेबल में सबसे आउटस्टैंडिंग है। फ्यूचर में वो जरूर से इमोर्टल बन के एक इमोर्टल वर्ल्ड पे जा सकता है और हमारे टियानमेन और उससे पहले वो हमारे टियानमेन को और भी आगे ले जाएगा। इसीलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 रिपोर्ट है। एक तो कल्टीवेशन हो चुका है और ये क्या है। और फास्ट लाइन पढ़ने के बाद उसे लगता है कि ये एक थैंक यू लेटर है जो कि जियाओ फैन ने उसके लिए लिखा है। लेकिन कुछ लाइन पढ़ने के बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था मैं जब छोटे बच्चा था तब से मैं आपको बहुत ही एडमायर करता हूँ मेरे पूरे दिल से। और वहाँ पर आगे भी लिखा हुआ था कि मैं आपके साथ एक ही बेड में एक ही पिलो के साथ सोना चाहता हूँ और उसके साथ साथ हम एक ही साथ सेम पूल में नहा भी सकते हैं। और ये सभी को पढ़ने के बाद एंगसेडर का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो चुका था क्योंकि उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो एक लव लेटर है। लेकिन तभी उसे याद आता है जब उसका सेकंड ब्रदर किसी लड़की के पीछे पागल हो चुका था उसके रूम में भी इसी तरीके का एक लेटर मैंने देखा था जहाँ पर ऐसे ही लाइन लिखा हुआ था और ये लेटर वो जिसको प्यार करता था उसे देने वाला था। यानी इसका मतलब तो ये लेटर भी एक लव लेटर है जो कि जियाओ फैन ने मेरे लिए लिखा है। लेकिन उसका हिम्मत कैसे हुई ये लव लेटर मुझे लिखने की। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाओ फैन ऐसा निकलेगा। जियाओ फैन हमारे टियानमेन सेट का मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। इसलिए मुझे जल्दी से जियाओ फैन को यहाँ पर बुलाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए ये सब कुछ गलत है। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर उसका कल्टीवेशन भी वो डाउन करा सकता है। इसलिए वो किसी को बुलाता है जियाओ फैन को बुलाने के लिए और कहता है कि जल्दी से जियाओ फैन को मेरी तरफ लेके आओ। एक्चुअली में मेन कैरेक्टर का नाम लिंग फेंग था लेकिन सभी लोग उसको जियाओ फैन ही बुलाते हैं, इसलिए लिंग फैन और जियाओ फैन दोनों ही एक ही चीज है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि अभी नींद से उठा हुआ था और साइड में देखता है उसका डोर खुला हुआ था और कहता है मेरा डोर कैसे ओपन हो चुका है, क्या कोई मेरे घर के अंदर आया था। फिर वो टेबल के पास देखता है जहाँ पर उसका कल्टीवेशन रिपोर्ट भी गायब था और वो समझ जाता है कि ये सीनियर चेंग हो गए जो कि यहाँ पर आके मैं रिपोर्ट को एंगसेडर को पहुंचाने के लिए आए थे। फिर सिस्टम भी वहाँ पर अपीयर होता है और कहता है जब तुम सो रहे थे तब सीनियर चेंग वहाँ पर आए और तुम्हारा कल्टीवेशन रिपोर्ट को लेके चले भी गए। और उसके साथ साथ मैं आपको असिस्ट करने के लिए मैं वहाँ पर दूसरा लेटर भी रख दिया था जो कि आपने पिछली रात को फेंक दिया था। और इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है। इसीलिए वो सिस्टम को पकड़ते हुए हिलाता है और कहता है सिस्टम क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं कल ही उस लेटर को फेंक दिया था, तुम्हें समझ नहीं आया ये लेटर पूरा बकवास है इसलिए तो मैं वो लेटर को फेंक दिया था। सच सच बता ये सब कुछ तुमने जानबूझकर ही किया है ना या फिर ये कि एक्सीडेंट था। लेकिन सिस्टम सच मान जाता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने ही जानबूझ के किया है ताकि आपका फेवरेबिलिटी भी इंक्रीज हो सके। लेकिन मेन कैरेक्टर उसे कुछ भी नहीं कहता
था और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम वो लेटर में बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं था और किसी का भी नाम लिखा हुआ नहीं था। अगर ये लेटर सीनियर ब्रदर को मिल भी जाता है तो फिर वो समझ नहीं पाएगा कि ये लेटर किसको लिखा हूँ और किसने लिखा है। लेकिन सिस्टम को दिखाता है जो कि वो लेटर में पहले से उसका नाम लिख दिया था और सोचता है कि क्या मैं होस्ट को बता दूं, मैं एक्चुअल में उनका नाम पहले से लिख दिया हूँ वो लेटर में। लेकिन छोड़ो, अभी बताने का कोई फायदा ही नहीं है, वो जल्दी उनका सच पता चल जाएगा। और तभी उसके डोर में कोई डिसिपल आता है और कहता है कि प्रिंस लिंगफेंग, आपको ऑर्डर दिया गया है कि एंगसेटर के द्वारा आप जल्दी से एंगसेटर को देखने के लिए उनके पास जाओ। और सिस्टम भी इसको देख के कहता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है एक डिफिकल्टी को फेस करने का। अगर आप एक डिफिकल्टी को हेड ऑन फेस करते हो तो फिर ये पूरी तरीके से एक डिफिकल्टी एडवांटेज में बदल जाएगा। फिर मैनकर्ड को 2 डिसिपल आके उसके हाथ को पकड़ते हुए एंगसेटर के पास ले आ जाता है। लेकिन जाते जाते मैनकर्ड भी सोच रहा था कि एंगसेटर सडनली मुझे बुला दिए हैं, लेकिन एक सिंपली एक नोटिफिकेशन भी काफी होता है। उन्होंने 2 डिसिपल भी उसके साथ भेजा है जो कि मुझे लेके उनकी तरफ जाने के लिए बोले हैं और ये दोनों एक गार्ड का काम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत ही बड़ा क्राइम कर चुका हूँ और मुझे पकड़ने के बाद जेल में लिया जा रहा है। लेकिन मैं जो कि ये टियानमेन सेट का प्रिंस है, इसको वो ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर जाओ फैन और शैडो गार्ड में से एक गार्ड को पूछता है, सीनियर ब्रदर क्या आपको पता है एंगसेटर ने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर, क्या आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में। लेकिन वो शैडो गार्ड उसके तरफ बहुत ही गुस्से के नजर में देखते हुए कहता है कि तुम्हें पता है हम लोग शैडो गार्ड हैं और हम सिर्फ एंगसेटर के ऑर्डर को मानते हैं, इसलिए प्लीज योर हाइनेस हमारे पीछे पीछे आइए और एंगसेटर के साथ मिल लीजिए, यहाँ पर कोई तकलीफ खड़ी मत कीजिए। और जाओ फैन भी शांत हो जाता है और मन में सोचता है इन्हें सिर्फ ऐसे ही मिस्टीरियस डिपार्टमेंट नहीं कहा जाता है, ये टियानमेन में ये सेट में सबसे ज्यादा जो मिस्टीरियस डिपार्टमेंट है ये शैडो गार्ड वाला डिपार्टमेंट जो कि एंगसेटर के अंडर ही आता है। फिर हमारा मैनकर्ड को लेके एंगसेटर जहाँ पर सर्कुलेशन में थे वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो दोनों गार्ड कहते हैं कि एंगसेटर आपने जिसको बोला था प्रिंस को हम लेके आ चुके हैं। और अंदर से आवाज आता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और जियाफेन को अंदर भेज दो। और वो दोनों भी वहाँ से जियाफेन को छोड़ के चले जाते हैं और जियाफेन वो कमरे के अंदर चला जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे पता है आप और मेरे बीच में मास्टर डिसिपल का रिलेशनशिप है, लेकिन इतने समय से मुझे सेट रीडर कल्टिवेट करना और टेक्निक को सिखा रहे थे और मैं आपको 2 साल हो चुका है देखे हुए और इतना अचानक से आप यहाँ पर मुझे क्यों बुलाए। और फिर थोड़े आगे जाते ही उसे मास्टर दिख जाता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ मोमबत्ती जल रहा था। फिर मैनकर्ड कहता है डिसिपल लिंगफेंग एंगसेटर को ग्रीट करता है और एंगसेटर भी उसके तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। और अपने शक्तियों का यूज करते हुए उसे हवा में उठा देता है और ऊपर ला देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है और उसका तुम सही से आंसर मुझे देना। फिर जैसे ही पास में देखता है एंगसेटर को वो बहुत ही हैंडसम भी दिखता है और सोचता है कि अभी 2 साल ही हुआ है इसको देखे हुए, लेकिन ये बहुत ही मैच्योर हो चुका है 2 सालों में ही और उसका अपीयरेंस भी बहुत ही हैंडसम हो चुका है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है। और तभी लिंगफेंग उसके पास आता है और कहता है मास्टर आप ठीक तो हो ना, लगता है कि आपका तबियत बहुत ही खराब है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बाद में आऊंगा आपके साथ मिलने के लिए, अगर इतना अर्जेंट नहीं है तो फिर। लेकिन उसका मास्टर कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसी स्टेज पर आ चुका हूँ जिस स्टेज पर कोई भी मुझे बीमारी नहीं हो सकता, मेरा कल्टीवेशन इतना हाई है कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैनकर्ड भी कहता है हाँ आपने ये बात तो सही कहा और एंगसेटर मन में सोच रहा था ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने इतना अजीबोगरीब लेटर जो लिखे हो मेरे पास। फिर मैनकर्ड कहता है बट मास्टर आपको क्या क्वेश्चन पूछने थे जो कि मुझे बुलाने के लिए आपको पर्सनली शैडो गार्ड का जरूरत पड़ी, लगता है कि ये बहुत ही नेसेसरी है। और इसी तरह का बात को सुन के उसका मास्टर और भी गुस्सा हो जाता है और मन में सोचता है कि अभी भी प्रिटेंड कर रहा है कि ये कुछ भी नहीं जानता। इसी तरह का लेटर मुझे लिखने के बाद भी इसको लगता है कि ये अभी भी एक्टिंग कर सकता है, इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ फैन तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। लेकिन तभी मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, अगर मैं अपने गुस्से को ही काबू नहीं कर पाया और ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया उसके ऊपर तो फिर उसके मेंटल हालत को भी बहुत ही असर पड़ेगा और उसके कल्टीवेशन भी बहुत ही असर पड़ेगा जिसके द्वारा वो इनर डेमन का भी शिकार हो सकता है। इसलिए मुझे जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ लिंगफेंग अभी बहुत ही यंग है और इनएक्सपीरियंस है, वो जिस एज में है वो एज में मिस्टेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ही शांत होकर उसे समझाना चाहिए ये सब ऐसा नहीं होता। फिर मैनकर्ड कहता है मैंने क्या कर दिया, आप क्या पूछने वाले थे, लेकिन आधे के आप रुक क्यों गए, आप आगे तो बोलिए क्या कहना चाहते हो। फिर उसका मास्टर बात बदलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बात कहने वाला हूँ कि आज मेरा बर्थडे है और आज मेरा 3000 साल पूरा हो चुका है। और मन में सोच रहा था ये अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं बहुत ही घबरा चुका हूँ, इसलिए जो भी मुंह में आ रहा है वो सब बोल रहा हूँ। लेकिन इसको सुन के मैनकर्ड और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या ये बात सच है। लेकिन मन में सोच रहा था कि मैं कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे मास्टर का एज 3000 ईयर है, लेकिन अभी भी आपको देखते हुए लग रहा है कि आप एक 20 साल की लड़की हो, आपका पैर और आपका फिगर और ये
फेस को देखने के बाद भी कोई भी कह सकता है आप 3000 साल के हो। मैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता हूँ कि मेरा मास्टर अभी 3000 साल के हो चुके हैं। और मेनकर बहुत ही उसे घूर रहा था और इसे घूरने की वजह से वो मास्टर और भी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है जबकि अभी तुम्हें पता चल चुका है मेरा एज के बारे में, अभी तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। और मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो फिर वो मेरे बारे में सोचना भूल जाएगा और अपने सपने के ऊपर गिव अप कर देगा और तुम्हारा ओपिनियन भी मेरे बारे में बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मेनकर का ओपिनियन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी भी बहुत ही आप यंग लग रहे हो और आपका अपीयरेंस भी बहुत ही इंप्रेसिव है। आपके बात और आपके एज को सुन के मैं और भी आपको एडमायर करने लगा हूँ पहले से भी ज्यादा। और ये बात सुन के वो मास्टर भी पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है क्या ये मुझे और भी ज्यादा एडमायर करने लगा है। और मेनकर को लग रहा था कि मास्टर उससे ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा एज कितना भी हो जाए, तुम अगर कल्टिवेट करना नहीं छोड़ोगे तो फिर एक ना एक दिन तुम जरूर से सक्सेसफुल रहोगे। इसलिए वो और जोश में आ जाता है और कहते हैं अब से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। फिर उसका मास्टर कहता है क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे एज के बारे में। और मन में सोचता है लगता है कि जाओ फैन को अपने से बड़ी उम्र वाले लड़के को और भी ज्यादा पसंद करता है, ये कितना अजीब इंसान है, मैं इसी तरह का इंसान कभी भी नहीं देखा हूँ मेरे लाइफ में। फिर उसके बाद उसका मास्टर कहता है कि जो भी हो मेरे अपीयरेंस तो बहुत ही यंग है लेकिन इन रियलिटी मैं अभी भी 3000 साल की हूँ। लेकिन जाओ फैन और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है और अजीब सा मुंह बना तो वह कहता है मैं आप कैसे डिसलाइक कर सकता हूँ, मैं आपका एज को सुनने के बाद मैं बहुत ही हैरान तो हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको और भी ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ, इसलिए आपके प्रति इज्जत और भी बढ़ चुका है मेरी नजरों में। और फिर मन में सोचता है लगता है कि मास्टर को यंग रहना बहुत ही पसंद है और उनके पास कोई टेक्निक तो जरूर से होगा यंग रहने का। अगर ये टेक्निक मुझे आ जाता है तो फिर मैं हमेशा ही जवान रह सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से मास्टर को बहुत ही अच्छी बात के उन्हें पढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगर उनको अच्छा लगे तो फिर वो टेक्निक भी मुझे सिखा सकते हैं। लेकिन उसका मास्टर धीरे धीरे करके बहुत ही गुस्सा हो रहा था और कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे इंटेंशन को, लेकिन फिर भी। और मेनकर फिर कहता है कि बीच में से मास्टर आप चिंता मत कीजिए, आपका डिसेबल का डिटर्मिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगा आपके प्रति। और मन में सोच रहा था कि जल्दी से मुझे वो टेक्निक को सिखा दो जिससे मैं हमेशा ही यंग रह सकता हूँ। लेकिन उसका मास्टर अचानक से तलवार निकाल देता है और उसके गर्दन पर रख देता है और इसको मेनकर बिल्कुल ही समझ नहीं पाता और कहता है ये क्या हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नोबेल में नहीं हुआ था, लगता है कि ये कोई एडिशनल प्लॉट है जो कि अचानक से यहाँ पर अपीयर हो चुका है। तभी जैसे ही सामने देखता है उसके मास्टर के हाथों से वही लेटर नीचे गिरता है जिसको देख के वो समझ जाता है और कहता है ये तो वही है, अगर मैं जो सोचा हूँ वही है तो फिर मैं तो यहाँ पर गया। फिर उसके मास्टर जाओ फैन को कहते हैं कि जाओ फैन तुम एक डिसिपल हो टियानमेन सेट का, तुम्हें तो पता ही होगा टियानमेन सेट का रूल तोड़ने के बाद तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलता है। और मेनकर भी सोच रहा था क्या एंगस्टर ऐसा सोचता है कि वो लेटर मैंने लिखा है उनके लिए लव लेटर मैं वही सोचूं। अभी जो हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है वो कितना अजीब था, अभी मुझे पता चल रहा है एंगस्टर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए और उनके एज के बारे में मुझे क्यों बताए। ये सेट में लव करना एक क्राइम है, मेरा वो लेटर डायरेक्टली एंगस्टर के पास पहुंच चुका है, मेरा तो मरना पक्का है यहाँ पर। फिर हमें बताया जाता है 1000 साल पहले एक माउंटेन था क्यांजू पी के पीछे और वहाँ पर एंगस्टर खड़े होकर कह रहे थे कि बिग ब्रदर अपने इमोर्टल वर्ल्ड को चले जा चुके हैं, ये टियानमेन सेट को मेरे हवाले छोड़ के मैं भी इमोर्टल बनने से हाफ ही स्टेप पीछे हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो हाफ स्टेज अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये लिमिट को कभी क्रॉस करूंगा मुझे खुद भी पता नहीं है और एक इमोर्टल ट्रू इमोर्टल कब बनूंगा वही मुझे पता नहीं है। एक ट्रू इमोर्टल बनने के लिए मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जो मुझे खुद भी पता नहीं है एक इमोर्टल बनने से पहले, जिसके वजह से मैं इमोर्टल अभी तक बन नहीं पाया हूँ। फिर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एंगस्टर उसे बता रहे थे ये टियानमेन सेट का रूल नंबर 36 में लिखा हुआ है, जो भी ये रूल को तोड़ेगा उसका कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और वो टियानमेन सेट से निकाल दिया जाएगा। और जाओ फैन तुम एक डिसिपल होने के नाते तुम्हें तो ये बात पता ही होगा और तुम मेरा डिसिपल हो, तुम्हारे पास खुद का फ्यूचर भी है, तुम एक एम्पायर भी बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा चांस देता हूँ। अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें बचा सकता हूँ ये पनिशमेंट से, लेकिन यहाँ पर एक ही शर्त है और वो शर्त है मुझे तुम्हारे कुछ मेमोरी को सील करना पड़ेगा और उसे इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके तुम यहाँ पर रह सकते हो। मेनकर सोचता है मेरे मेमोरी को इरेज करना पड़ेगा, अगर कोई मेरे मेमोरी को इरेज करना पड़ेगा तो फिर पहले उसको मेरे मेमोरी को देखना पड़ेगा, अगर मास्टर मेरे मेमोरी को देख लेंगे तो फिर मेरा सभी सीक्रेट बाहर आ जाएगा, ये मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं मास्टर को मेरे मेमोरी में झांकने के लिए नहीं दे सकता। अभी जान दाव में आ चुका है इसलिए मैं अभी रिस्क लेने वाला हूँ, जो रिस्क मुझे बचा भी सकता है और मार भी सकता है। फिर मेनकर एंगस्टर की तलवार को पकड़ लेता है और कहता है मास्टर मैं लिन फैंग, क्या आपको लगता है मैं इतना आसान बंदा हूँ जो कि आपके ये धमकी से मैं डर जाऊंगा? मेरा फीलिंग आपके लिए हमेशा ही वैसा ही रहेगा जैसे कि अभी है और आपके लिए एडमिरेशन और भी ज्यादा बढ़ते रहेगा। अगर मेरे फीलिंग को आप समझ नहीं सकते तो फिर अभी मुझे यहीं पर ही मुझे मार दीजिए। लेकिन मास्टर उसको मारता नहीं और पीछे आ जाता है और कहते तुम ये क्या नॉनसेंस की बात बके जा रहे हो। फिर मेनकर धीरे धीरे करके उठता है और कहता है कि नहीं मैं नॉनसेंस की बात नहीं बके जा रहा हूँ मास्टर, जो भी मैंने अभी कहा वो सभी सच है, अगर आप मारना चाहते हो तो फिर मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे फीलिंग को आप स्वीकार करना ही पड़ेगा। मास्टर आपको क्या लगा अभी भी आप क्यों इमोर्टल अभी तक नहीं बन पाए हैं? बहुत साल बीत चुका है लेकिन अभी भी आपका कल्टीवेशन इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इतना देर सेकुलेशन में रहने के बाद भी आप इमोर्टल नहीं बन पाए। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? और ऐसा कहते कहते उसके मास्टर को दीवार में चिपका देता
देता है और उसके मास्टर के हाथों से वो तलवार भी नीचे गिर जाता है। फिर मेनकाडो कहता है, क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए हो ऐसा क्यों हुआ और इसका रीजन क्या है? फिर उसका मास्टर बहुत ही शर्मा आता है और कहता है कि इसका रीजन? कैसा रीजन? तुम एक नेशन सोल के बंदे हो, तुम्हें ये सब कहने की कोई हक नहीं है, इसलिए तुम्हारी ये नॉनसेंस की बात करना बंद कर लो। लेकिन मेनकाडो और भी उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि मुझे पता है आपका रीजन क्या है, ये सिर्फ एक ही रीजन की वजह से हुआ है, वो है लव। आप सभी चीज में एक्सपर्ट हो चुके हो लेकिन एक को छोड़ के, अगर वो एक को आप समझ जाते हो तो फिर आप कल्टिवेशन में इंप्रूव भी कर सकते हो। इसी लव फीलिंग की वजह से आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकता है और इसका कोई बाउंड्री भी नहीं है और आप जितना चाहे उसके आगे जा सकते हो। फिर एंगस्टर भी उसे देख रहा था और कहता, क्या लव के पास कोई बाउंड्रीज नहीं है? लेकिन फिर भी मैं मान भी लेता हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें तो लव नहीं करता। उसके बाद तुम्हारा स्टेटस और मेरा स्टेटस में बहुत ही बड़ा वाला गैप है और एज का भी, इसलिए तुम्हारे ये सपने देखना छोड़ दो और ये फैंटेसी को छोड़ के रियलिटी में आ जाओ और अपने कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान दो। लेकिन मेनकाडो उनके और भी पास जाते हुए कहता है कि मैं समझ गया, आपको लगता है कि मैं आपका वर्दी नहीं हूँ इसलिए मुझे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आज मैं कुछ कहने वाला हूँ, मैं दिल के बात, और इसको मैं कह ही रहूंगा और इसको अगर मैं अभी नहीं कहूंगा तो फिर आगे आने वाले 1000 सालों में भी मेरा ये रिग्रेट हमेशा ही रहेगा मेरे साथ और इसके वजह से मैं कभी भी कल्टिवेट भी नहीं कर सकता हूँ और आपको और मुझे ये रिग्रेट ना रहे इसलिए आपको कुछ वर्ड कहना चाहता हूँ। फिर उसका मास्टर कहता है कि क्या, कौन सा वर्ड, क्या कहना चाहते हो? फिर उनके लिए एक पोएम गाता है जिसके द्वारा वो कहना चाहता है कि अगर गॉड मुझे एक दूसरा चांस देना चाहता है तो फिर मैं जरूर से फिर भी वही मिस्टेक करूंगा जो अभी अभी किया हूँ। अगर 1000 साल भी बीत जाता है तो फिर भी मुझे ये मिस्टेक से कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और वहाँ पर रो भी देता है जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इसके एक्टिंग को देख के उसका मास्टर भी पिघल जाता है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाता है और वहीं पर ही एक बहुत ही बड़ा सा रिएक्शन होता है उस पीक पर, जैसे कि लगता है कि मास्टर अपने कल्टिवेशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया था एंगस्टर को जिसके बॉडी से वो बीम लाइट निकल के जा रहा था आसमान में और वो बीम लाइट सेट में रहने वाले सभी बंदे देखते हैं, एल्डर से लेकर लीडर तक और इनर डिसिपल से लेकर आउटर डिसिपल तक। सभी लोग को एहसास होता था कि हमारा एंगस्टर ऑलरेडी इमोर्टल QI को अचीव कर चुके हैं और उनका बॉडी अभी ब्रेक थ्रू कर रहा है इमोर्टल रियलम में। फिर हमें एंगस्टर को दिखाते हैं जो कि सोचा था कि तो फिर अभी मुझे समझ आया, मैं सबसे ज्यादा जो लैक कर रहा था वो था लव, जबकि मैं अभी लव के बारे में समझ चुका हूँ कुछ कुछ, तो मेरा बॉडी अभी इमोर्टल बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये जियाओ फैन की वजह से नहीं होता तो फिर मैं अभी तक भी उसी रियलम में अटका हुआ होता। अभी मैं ब्रेक थ्रू करके ग्रेट एम्परर रियलम में आ चुका हूँ। फिर हमें मेनकाडो दिखाते हैं जो कि अभी तक एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इसको देख के वो सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर चल क्या रहा है और मास्टर के साथ ये क्या हो रहा था। ये बहुत ही टेरिफाइंग था, जैसे कि लग रहा था मेरे सामने खुद एक इमोर्टल आ चुका है। फिर तभी एंगस्टर जियाओ फैन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और जियाओ फैन को लगता है कि अभी तो मैं गया, अभी मेरा राम राम सत्य हो जाएगा। मुझे पता था कभी ना कभी तो मुझे ये भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा। मैंने बहुत सारे टीवी ड्रामा भी देखा हुआ हूँ, ऐसा करने के बाद उनको अपना लव मिल जाता है, लेकिन ये रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता। फिर एंगस्टर आके उसके चेहरे को पकड़ते हैं और मेनकाडो को लगता है कि अभी तो मैं गया, अभी मेरा सर धड़ से अलग होने वाला है, लेकिन तभी एंगस्टर आके उसे किस कर लेते हैं और मेनकाडो अभी बहुत ही शॉक में था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद जियाओ फैन कहता है कि मास्टर, फिर एंगस्टर कहते हैं कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम अभी मुझे मास्टर ही बुला रहे हो, और बहुत ही शर्मा रहे थे। और इसको मेनकाडो देख लेता है और सोचता है कि क्या हो रहा है, क्या ये एक सक्सेस था मेरे लिए। फिर एंगस्टर पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए तो मैं तुम्हारे कंडीशन को राजी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा भी करंट लेवल कल्टिवेशन के हिसाब से तुम अभी भी मेरे साथ शादी नहीं कर सकते। हाँ, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड क्या कहता है, लेकिन मैं ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। 10 साल के अंदर ही अंदर ये रियलम को मुझे छोड़ के इमोर्टल रियलम में जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भी जाना चाहता हूँ फिर भी मुझे जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी इमोर्टल बनना है ताकि तुम मेरे साथ शादी कर सको। और तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं 1000 सालों तक रिग्रेट में नहीं रहना चाहता। अब मेनकाडो भी उसके पीछे आ जाते हैं और कहता है ऑफ कोर्स मास्टर, नहीं यान रान, आपका नाम यान रान है, इसलिए अभी से मैं आपको यान रान ही बुलाऊंगा और मैं डेफिनेटली बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा आपके साथ आपके कल्टिवेशन को मैच करने की। और मन में सोच रहा था कि मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंगस्टर जो कि 3000 सालों से सेकुलेशन पर है वो कभी मेरा जीएफ बन जाएगी और वो इजीली मेरे साथ रहने के लिए मान गई। मैंने तो सोचा था कि ये मेरा लास्ट लाइफ है। कुछ ही वक्त पहले ऐसा लग रहा था कि एंगस्टर मुझे अभी मार देंगे, लेकिन अभी एंगस्टर को देखने के बाद लग रहा है मैं एक्चुअली में धीरे धीरे उनको लाइक करने लगा हूँ, या फिर ये मेरा एक इमेजिनेशन है। फिर वहीं पर ही सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें टियानमेन के एक ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर और लीडर खड़े हुए थे और उनके सामने बहुत सारे डिसिपल भी खड़े हुए थे और वहीं पर ही एक बच्चे वाला डिसिपल था जो ये कहता है कि सडनली हमें सेक्ट लीडर यहाँ पर सभी को बुला दिए हैं, क्या यहाँ पर कुछ मेजर इवेंट होने वाला है और यहाँ पर 3 जनरेशन की डिसिपल आ चुके हैं। और उसके पास वाला लड़का कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे एक बुलावे का मैसेज मिला और उस समय मैं एक डिमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहा था और वो डिमोनिक बीस्ट का रियलम था युआनिंग रियलम और मैं उससे हरा नहीं वाला था, लेकिन तभी वो मैसेज आ चुका था। इस वजह से मुझे वो फाइट छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा, नहीं तो मैं कब का वो डिमोनिक बीस्ट को हरा चुका होता। लेकिन तभी वहीं पर ही एक लाल बैले वाली लड़की आ जाते हैं
और कहता है कि तुम्हें ये बकवास करना बंद करो, तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो यहाँ पर जितने भी लोग हैं। 2 दिन पहले तुमने स्वॉर्ड सेट का एक जूनियर सिस्टर को लूटने की कोशिश किया था और उसका अपॉर्चुनिटी को छीनने की कोशिश किया था। इसी वजह से वो स्वॉर्ड सेट का लोग तुम्हें बहुत ही पीट रहे थे। अगर मेरे वजह से नहीं होता तो फिर तुम अभी तक मर भी चुके होते। और वो लड़की के साथ सच में वही हुआ था, इसलिए वो लाल बाल वाली लड़की के पास आया था और कहता है सिस्टर जाओ, आप ऐसे कैसे सबके सामने मेरे बेइज्जती कर सकते हो। अगर आप मेरा हेल्प भी नहीं करते तो भी मेरा कोई चांस था उनके सामने जीतने का। और इन सब बात को देख के सेट का लीडर भी पक जाता है और कहता है कि ये 3rd जनरेशन वाले लड़के कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करना पसंद करते हैं। फिर सेट लीडर स्टेज में खड़े होकर अनाउंस करता है और कहता है कि हेलो सभी को, डियर डिसिपल्स, आप सभी ने यहाँ पर बहुत ही हार्डवर्क किए हैं। और बहुत सारे लोग तो ये सेट से बाहर भी थे जो कि अपना एक्सपीरियंस कमा रहे थे डिमोनिक बीस्ट को मारते हुए। एक सडन मैसेज की वजह से आप सभी को यहाँ पर हाजिर होना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हमारे टियानमेन सेट में एक गुड न्यूज आया है जो कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और लाल वाली लड़की भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या गुड न्यूज, कौन सा गुड न्यूज। और सीनियर चेंग को लगता है कि ये जियाओ फैन और एंगस्टर के बीच में कुछ गुड न्यूज है, उसके बारे में बताने वाले हैं। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है जियाओ फैन सक्सेसफुल हो गया, मुझे उससे कुछ सीखना भी पड़ेगा अगर टाइम मिला तो। फिर सेट का लीडर बोलता है कि ऑलराइट, मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ वो ग्रेट न्यूज। आप सभी को जैसे ही पता ही होगा हमारे एंगस्टर कब से सेकुलेशन में कल्टिवेट कर रहे हैं इमोर्टल बनने के लिए। और अभी भी एंगस्टर से एक न्यूज आया है कि वो ऑलरेडी अभी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं ग्रेट एम्परर रियलम में, अभी वो इमोर्टल वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। इसीलिए एंगस्टर ने मुझे खास करके बोला है कि सभी 3rd जनरेशन में जितने भी डिसिपल है यहाँ पर गैदर करने के लिए वो पर्सनली आके सभी को ट्रेनिंग देंगे और सभी का पावर को इंक्रीज करेंगे ताकि वो जाने से पहले हमारे टियानमेन सेट को बहुत ही इम्प्रूव करके जाए, हमारे टियानमेन सेट को कोई भी खतरा ना आए फ्यूचर में। और आप सभी को यहाँ पर गैदर किया है हमारे एंगस्टर का वेलकम करने के लिए। और सभी 3rd जनरेशन के बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करना ताकि तुम्हारा इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहे एंगस्टर के सामने और तुम्हें कुछ मौका भी मिल सकता है एंगस्टर के साथ सीखने का। और लाल वाली लड़की और भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या मैंने बहुत सारे रूमर से सुना है कि एंगस्टर सेकुलेशन से बहुत सालों से हैं और उनके पास बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अगर वो हमें टीचिंग करेंगे तो फिर हमारा कल्टीवेशन और हमारा पावर बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। और वो छोटी बच्ची भी बहुत ही एक्साइटेड था और कहता है क्या एंगस्टर क्या हमें सिखाएंगे। हमारे सेट में सेट लीडर के और कुछ एल्डर को छोड़ के और ब्रदर जियाओ फैन को छोड़ के कोई भी एंगस्टर को आज तक नहीं देखा है। आज फाइनली मौका मिल चुका है कि सभी को एंगस्टर को देखने का। फिर ग्रेट एल्डर कहता है कि तुम छोटे बच्चे अभी तुम्हारा एक्साइटमेंट को साइड में रखो और अभी शांत हो जाओ क्योंकि एंगस्टर अभी यहाँ पर आने वाले हैं। फिर हमें एंगस्टर को दिखाते हैं जो कि बहुत तेजी से लाइटनिंग की रफ्तार से वो स्टेज पर बढ़ रहे थे और बहुत धांसू तरीके से वहाँ पर एंट्री लेते हैं। और एंगस्टर के साथ साथ हमारे जियाओ फैन भी वहाँ पर एंट्री लेता है और उनके एंट्री के साथ साथ वहाँ पर एक रेनबो कलर का लाइटनिंग भी चमक रहा था। और इसको देख के सेट का लीडर भी कहता है ये एबिलिटी एक्स फ्यूचर एनर्जी को रेनबो में कन्वर्ट करने की, ये सिर्फ वही कर सकता है जो कि इमोर्टल लेवल को अचीव कर चुका है। ये कल्टीवेशन लेवल सच में बहुत ही टेरिफाइंग है। क्या ये सच में हमारे टियानमेन सेट का एंगस्टर और छुटकी एंगस्टर देख के दीवाना ही बन जाता है और कहते हैं वाओ एंगस्टर का ये स्टंट बहुत ही अमेजिंग था। और आज तो ब्रदर जियाओ फेंग भी बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। और सेट का लीडर घुटने में आ जाता है और एंगस्टर को ग्रीट करता है और कहता है डिसिपल ली केजिन रेस्पेक्टफुली एंगस्टर को कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ अपने कल्टीवेशन में सक्सेसफुल होने की। और सभी डिसिपल भी घुटने में आ जाते हैं और एंगस्टर को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। और वहीं पर ही ग्रेट एल्डर भी हमारा मेनकर्ड को कह रहा था कि लिन फेंग जल्दी से नीचे बैठ जाओ और कांग्रेचुलेशन बोलो, यहाँ पर रेस्पेक्ट दो थोड़ा एंगस्टर की। हम सभी लोग अभी एंगस्टर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन तुम अभी तक नीचे बैठे ही नहीं हो। फिर मेनकर्ड सोचता है क्या मैं, लेकिन उसके बाद को ध्यान न देते हुए एंगस्टर फिर कहना चालू करता है मैं आप सभी को यहाँ पर गैदर किया हूँ, सभी 3rd जनरेशन के डिसिपल को। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मुझे वेलकम करो यहाँ पर बहुत ही ग्रैंड तरीके से। और हमारे टियानमेन सेट में भी कोई भी लाइन नहीं है फॉर्मेलिटीज की, इससे सभी लोग खड़े हो जाओ और सभी को इक्वली माना जाता है। और ग्रेट एल्डर भी माफी मांगते हैं एंगस्टर को और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं भूल गया था हमारे टियानमेन सेट का रूल को। और फिर ग्रेट एल्डर कहता है कि सभी लोग तुमने सुना ना एंगस्टर ने क्या कहा, इससे जल्दी से सभी लोग खड़े हो जाओ। और फिर एंगस्टर सेट के एल्डर को बुलाता है और कहते हैं केजिन, और केजिन ही बोलता है यस मास्टर। फिर एंगस्टर बोलता है तुमने बहुत ही एक्सीलेंट जॉब किया है, मैं जब तक सेकुलेशन में था तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट को संभाला है और उसके साथ साथ तुम्हारे कल्टीवेशन में भी बहुत ही इंप्रूव कर चुके हो। और सेट का लीडर भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। फिर एंगस्टर सबको बताता है मेरा सर्कुलेशन अभी खत्म हो चुका है, मैं अभी इमोर्टल बन चुका हूँ, अभी जब भी चाहे मैं इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 10 साल के लिए यहीं पर ही रुकूंगा और सभी डिसिपल को कल्टीवेशन में सिखाऊंगा। और काइजिन तुम बाकी सब एल्डर के साथ मिलकर एक कंपटीशन भी अरेंज करना जिसके द्वारा सभी डिसिपल का कॉम्बैट एबिलिटी और भी इंक्रीज हो सके और तुम बाकी दूसरे सेट के साथ भी तुम अरेंज कर सकते हो कंपटीशन और इसके द्वारा सभी डिसेबल का कॉम्बैट एबिलिटी और भी इंक्रीज हो जाएगा। मैं अभी सेकुलेशन में बाहर आया हूँ इसलिए मैं सेट के अफेयर में कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें और बाकी सब एल्डर को मिलके ये सबको संभालना है। और काइजिन कहता है हाँ मैं कर तो सकता हूँ लेकिन बाकी सेटों का मैं बोल नहीं सकता
क्योंकि हमारा टियानमेन से बहुत सेट के साथ दुश्मनी कर चुका है और बहुत को गुस्सा भी दिला चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी होंगे। एंगस्टर कहता है कि तुम किससे डर रहे हो, मैं तुम्हारे साइड में हूँ। मैं ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका इमोर्टल रियलम में। ये वर्ल्ड पर कोई भी नहीं है जो कि मेरा सामना कर सके। अगर कोई भी सेट तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर तुम डायरेक्टली मुझे आके बता सकते हो। मैं पर्सनली जाके उसे एक सबक सिखाऊंगा। तुम सिर्फ आराम से ये प्रोसीजर को स्टार्ट कर दो। अगर कोई सेट तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मना कर दी तो फिर मैं पर्सनली उनके साथ डील करूंगा। और सेक्रेटरी लीडर भी कहता है कि ओके मैं समझ गया, मैं आपसे वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। मन में सोचता है कि मास्टर आप सच में बहुत ही डोमिनेटिंग हो, इसी वजह से आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। और फिर एंगस्टर जियाओफेन की तरफ देखते हुए कहता है कि बाय द वे जियाओफेन, तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी सारे थर्ड जनरेशन के डिसेबल है, तुम में से कोई भी अगर जियाओफेन के कल्टीवेशन को सरपास करके उसके आगे निकल जाता है तो फिर जियाओफेन का अपने स्टेटस यानी क्राउन प्रिंस के स्टेटस से निकाल दिया जाएगा। और जो भी सरपास करके जियाओफेन के कल्टीवेशन को उसका नया क्राउन प्रिंस बना दिया जाएगा या फिर क्राउन प्रिंसेस बना दिया जाएगा और उसको मेरा डायरेक्ट डिसेबल होने का भी मौका मिलेगा। और इस बात को सुन के मेनकट भी चौंक जाता है, खास करके वो लाल बालों वाली लड़की और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी मजा आएगा। और सीनियर चेंग सोच रहा था कि ये यंगस्टर क्या बोल रहे हैं। लगता है कि यंगस्टर जानबूझ के जूनियर ब्रदर लिंगफेंग को स्पॉटलाइट में लाना चाहते हैं और जियाओफेन को सभी की नजरों में टारगेट बनाना चाहते हैं। और छुटकी सोच रहा था कि ब्रदर जियाओफेन आप चिंता मत कीजिए, ये टियानमेन में कोई भी नहीं है कि जो आपके पोजीशन को ले सके। पहले भी आप ही क्राउन प्रिंस थे और अभी भी आप ही क्राउन प्रिंस हो और आगे भी आप ही क्राउन प्रिंस रहोगे। अगर कोई आपके सामने आने की हिम्मत की तो फिर उससे पहले मेरे सामने करना पड़ेगा। फिर वहीं पर ही वो मीटिंग खत्म हो जाता है। फिर हमें एक टियानमेन का पेविलियन के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पर एंगस्टर चेयर में बैठे हुए थे और मेनकट टेबल में अपना सर पीट रहा था और कहता है कि यानरन तुमने ये क्या किया, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के ही किया ना, ताकि मैं सबके आंखों के नजर में आ सकूं और मुझे सभी लोग टारगेट बना सके। तुमने ये जो भी किया तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो देखा ही होगा वो थर्ड जनरेशन का जो डिसिपल है वो सभी लोग कैसे देख रहे थे मुझे। लेकिन एंगस्टर आराम से चाय पीते हुए कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ शांत रहो जियाओफेन, मैं तुम्हें एक चांस दिया हूँ और तुम्हें ये चांस को अच्छी तरीके से फायदा उठाना है और ये चांस है तुम तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी और तुम्हारा कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तुमने तो अभी देखा ही होगा ग्रेट एल्डर तुम्हें गुस्सा क्यों कर रहे थे, इसलिए तुम्हें अभी स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा ताकि कोई भी तुम्हें ऐसा बिहेवियर ना कर सके। मेनकट भी सोचता है हाँ ये बात तो सच ही है, मेरा अभी करंट लेवल के साथ मैं अभी किसी का भी मैच नहीं कर सकता एल्डर के साथ। अगर मैं मास्टर के साथ बाहर में ऐसे ही निकलूंगा जैसे अभी मैं हूँ तो फिर सभी लोग मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि मास्टर ये टियानमेन सेट का यंगस्टर है और सभी लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं मुझे छोड़ के, क्योंकि अभी मैं उनका डिसेबल नहीं हूँ बल्कि उनका कुछ और ही बन चुका हूँ। इसलिए वो फैसला करता है और कहता है कि ओके मैं अभी सभी को दिखा दूंगा कि मैं अभी एक यंग टैलेंटेड इमोर्टल कल्टीवेटर बनूंगा ये वर्ल्ड में, जो कि पहला एक पर्सन होगा बहुत ही कम उम्र में इमोर्टल बना होगा। उसके बाद ही जाके मैं ओपनली सभी के सामने ये अनाउंस कर सकता हूँ तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप के बारे में। और यंगस्टर भी कहता है ये बात तुमने सही कहा, तुम वही आदमी हो जो कि मैंने चूज किया है, इससे तुम्हें बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। तुम्हारे टैलेंट के साथ और मेरा असिस्टेंट के साथ साथ तुम 1000 सालों में इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकते हो और एक इमोर्टल बन सकते हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ अभी इंतजार करना है और कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना है। फिर मेनकटा कहता है क्या 1000 साल, और मन में सोचता है लगता है कि यानरन और मैं दोनों का कल्टीवेशन गया बहुत ही बड़ा है, लेकिन मेरे पास कुछ चीट स्किल भी है, जैसे कि मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा मैं बहुत ही तेजी से कल्टीवेट कर सकता हूँ। इसलिए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं जियाओफेन मैं तुम्हें दिखा दूंगा 10 साल के अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे जैसा ताकतवर बन के दिखाऊंगा या फिर तुमसे भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा। और इस कमेंटमेंट को सुन के यंगस्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है जियाओफेन तुम्हें क्या बोल रहे हो, 10 साल तुम्हें पता भी है 10 साल कितना छोटा टाइम होता है। लेकिन मेनकटो उसके पास आया था और कहता है नहीं मैं बहुत ही सीरियस हूँ यानरन, मैं जियाओफेन ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलूंगा 10 साल के अंदर ही अंदर और तुम्हारे जितना ताकतवर बन के दिखाऊंगा। इसलिए मैं ये होप करता हूँ तुमसे मुझे थोड़ा ज्यादा करेज दे सको। और यंगस्टर भी कहता है क्या करेज, क्या करेज। फिर मेनकटो कहता है ये बात करना तुम बंद करो और तुम्हारा आंखें को अभी क्लोज करो। और यंगस्टर भी कहता है ओके ठीक है मेरा आंखें को क्लोज करता हूँ। और जैसे ही वो क्लोज करता है मेनकटो डायरेक्टली आके उसे अचानक से किस कर लेता है और यंगस्टर कुछ भी समझ नहीं पाता और सोचता है कि ये क्या हो रहा है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ टियानमेन सेट का एक मीटिंग हॉल को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे एल्डर बैठे हुए थे और सामने लीडर कहता है कि मैंने और ग्रैंड एल्डर ने मिलकर एक प्लान को डिसाइड किया है, अगर यहाँ पर कोई भी एल्डर का ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर हम ये प्लान को इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। और यंगस्टर भी ये प्लान को पूरी तरीके से राजी हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर एक एल्डर था जो कहता है आपने जो प्लान किया उसके अंदर ट्रेनिंग मिशन को मैं अप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपटीशन होने वाला है दो सेट के बीच में उसमें थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हमारा और इमोर्टल सेट का कुछ खास जमता नहीं है। इसलिए अगर ये मौका उठा के कोई सेट जानबूझ के हमारे डिसिपल को मारने की कोशिश किया तो उसके बाद सेट लीडर कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बैकबोन है जो कि हमारा यंगस्टर, और कुछ
कुछ ज्यादा गड़बड़ हुई तो फिर हमारा यंगस्टर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे टियानमेन सेट में इतना भी कमजोर कोई नहीं है, अगर कमजोर है तो फिर मर भी गया तो फिर चिंता ही कोई बात नहीं है। इसके अलावा और कुछ है जो कि आप कहना चाहते हो? फिर सेकंड एल्डर चुप हो जाता है और कहता है कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं ये प्लान के ऊपर राजी हूँ। फिर ग्रेट एल्डर कहता है सेक्ट लीडर, यहाँ पर एक और चीज है जो कि आपको मैं कहना चाहता हूँ। मैं 8 मेजर इमोर्टल सेट में से सभी को विजिट किया और उनमें से 7 इमोर्टल सेट हमें साथ कोऑपरेट करने के लिए मान चुके हैं और हमारे टियानमेन सेट के डिसिपल के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान चुके हैं। लेकिन उनमें से क्विंग्यून सेट, जिसका की लीडर है जियान क्विंग्यू, उनका कोई बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है हमारे सेट के फाउंडर के साथ, इसलिए वो कोऑपरेट करने के लिए हमारे साथ मना तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट तरीके से नहीं। और सेट लीडर कहता है क्या ये सच बात है? और ग्रेट एल्डर बताता है हाँ, जियान क्विंग्यू ने अपने सेट के बाहर एक पोस्टर लगा चुका है, अगर वहाँ पर कोई भी टियानमेन सेट का डिसिपल आके उनके सेट के होलिसन को हरा देता है तो फिर जाके वो कोऑपरेट करने के लिए हमारे साथ मान जाएंगे, लेकिन तब तक वो भी मना कर रहे हैं। और सेट लीडर कहता है कि बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कौन सा सेट का डिसिपल सबसे बेस्ट है, हमारे टियानमेन सेट या फिर क्विंग्यून सेट का डिसिपल। मेरे ये ऑर्डर को सभी को बता दो, अगर कोई हमारे सेट के डिसिपल क्विंग्यून सेट का 3 टॉप होलिसन को हरा देता है तो फिर उनको बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा और ये मिशन को मिशन हॉल में लगा लो। अगर कोई ये टास्क को कंप्लीट कर देता है तो फिर उसे एक इमोर्टल ओरिजिन पिल मिलेगा और तो 1 मिलियन फ्री स्टोन मिलेगा रिवॉर्ड की तरह। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया था 3 दिन के बाद एक जगह पर जो जगह क्विंग्यून सेट के अथॉरिटी के अंडर आता है, एक मार्केट के अंदर, और वहाँ पर एक लड़की और उसके माँ जा रहे थे और लड़की कहता है कि मदर ऊपर देखो, एक और इमोर्टल उठते हुए क्विंग्यून सेट के माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। और उसका माँ भी कहता है हाँ, ये बहुत ही अजीब है, इन दिनों बहुत सारे इमोर्टल्स क्विंग्यू माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, अभी ये कौन है? फिर हमें दिखाया था वो हमारा मेन कैरेक्टर था और सोचता है कि मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो 3 होलिसन है क्विंग्यून सेट का वो इतना कैपेबल होंगे, जो कि मुझे आने की जरूरत पड़ चुकी है। हमारे सेट में 3 जनरेशन का डिसिपल जो कि नासन सोल्फर थे वो भी चैलेंज करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो हार चुके हैं। और फिर कहता है कि जियान क्विंग्यू, ये क्विंग्यून सेट का लीडर था जियान क्विंग्यू, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मना कर देते हो तो फिर इसका मतलब तुम डायरेक्टली हमारे यंगस्टर को मना कर रहे हो, और अगर तुम हमारे यंगस्टर को मना कर रहे हो तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा मेरे हाथों, तुम्हारे 3 होलिसन का। और वो बहुत ही तेजी से वो सेट के पास चला जाता है और वो सेट के गेट के सामने लैंडिंग करता है और वो गेट के सामने ही वहीं पर 3 होलिसन खड़े हुए थे। एक का नाम था चेन नोंग, दूसरे का नाम था चाइकुन और तीसरे का नाम था फेंग चेंग। और उनके सामने जियान क्विंग्यू भी खड़ा हुआ था जो कि उस सेट का सेट लीडर था। और जियान क्विंग्यू कहता है कि मैं ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टियानमेन सेट अभी तक हार नहीं माना है, उनका डिसेबल धीरे धीरे करके और भी आते जा रहे हैं, मेरे डिसेबल ऑलरेडी तुम्हारे टियानमेन सेट का डिसेबल को क्रिपल कर चुके हैं, फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो, लगता है कि तुम्हें और भी मार खाना बाकी है। और फिर मेन कैरेक्टर और जियांग क्विंग्यू के बीच में आंखों में लड़ाई चलता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर अपना तलवार लेता है और उसके चैलेंज बोर्ड के ऊपर दे मारता है और कहता है कि मेरा नाम जियाओ फेन है जो कि टियानमेन सेट का क्राउन प्रिंस है, मैं यहाँ पर तुम्हारा क्विंग्यू सेट का 3 होलिसन को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, इसलिए अभी रेडी हो जाओ ये चैलेंज के लिए। और सेट लीडर कहता है कि अच्छा तो भी तुम जियाओ फेन हो, फाइनली कोई तो आया जो कि मेरे डिसिपल के साथ थोड़ी देर के लिए टिक सकता है। अब मुझे ये भी पता है कि तुम यानरन के पर्सनल डिसिपल भी हो और ये 3 होलिसन भी मेरा ही पर्सनल डिसिपल है और मैं पर्सनली उनको ट्रेनिंग दिया हूँ, इसलिए तुम रेडी हो जाओ इन सभी के साथ लड़ाई करने के लिए। सेट लीडर उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों मेरा पर्सनल डिसिपल हो, इसलिए तुम कभी भी एक बंदे से हार भी नहीं सकते, क्या तुम समझ गए? और वो तीनों कहते हैं कि हाँ हम समझ गए, हम बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। और वो तीनों स्टेज पर आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए और मेन कैरेक्टर अपना वहीं पर ही खड़ा हुआ था और इन सभी को देख रहा था और वो 3 नमूने आके अपने पोज देने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये रहा मेरा सुपरमैन पोज। और ये सब पोज को देख के मेन कैरेक्टर को हंसी आ जाती है, लेकिन अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए सोचता है कि इतना कार्टून की तरह लग रहे हैं। और इन सब का ऐसी हरकत देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इनके पास एवरेज ही स्किल होगा, इतना कोई खास ताकतवर नहीं होंगे। फिर उन तीनों में से पहला बंदा कहता है अच्छा तो फिर ये तुम ही हो जो कि अपने आप को एम्परर सन ऑफ टियानमेन कहते हो। फिर दूसरा बंदा कहता है यहाँ पर टोटल 8 मेजर इमोर्टल सेक्ट्स है और उनमें से टॉप 10 होलिसन होते हैं और उन टॉप 10 में से हम तीनों रैंक 8, 9 और 10 में आते हैं, लेकिन तुम बहुत ही एरोगेंट तरीके से खुद को एम्परर सन बुला रहे हो जो कि पहला रैंक होता है। और तीसरा भी कहता है चलो ऑलराइट, अगर तुम चाहते हो फाइट करना तो फिर तुम आ सकते हो हमारे साथ फाइट करने के लिए। फिर मेन कैरेक्टर कहता है मुझे माफ करना लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट है, इसलिए मुझे जल्दी से ये मैच को खत्म करना पड़ेगा और तुम तीनों को एक ही साथ हराना पड़ेगा, इसलिए तुम तीनों एक ही साथ मेरे पास अटैक करने के लिए आ जाओ। फिर हमें दिखाया था 3 दिनों पहले जहाँ पर मेन कैरेक्टर और यंगस्टर दोनों बात कर रहे थे और यंगस्टर अपने एक टेक्निक को लाके जियाओ फेन को देते हैं और टेक्निक का नाम था लिमिटलेस यूनिवर्स। और जियाओ फेन भी देखता है और कहता है यानरन ये क्या है? फिर यानरन कहता है ये कल्टीवेशन मेथड है जो कि मैंने ही कॉम्प्रिहेंड किया है, मैं सेकुलेशन के टाइम के बाद जब मैं ब्रेकथ्रू कर रहा था तब मैं ये मेथड को क्रिएट किया हूँ, मैं ऑलरेडी ये मेथड को एल्डर और काइजिन के साथ शेयर कर चुका हूँ, वो दोनों भी बहुत ही जल्दी इसको मास्टर कर लेंगे। और तुम्हें तो पता ही होगा मेरा प्लान क्या है, मुझे जाने से पहले ये टियानमेन सेट के जितने भी डिसाइपल है उन सभी का पावर को
इंक्रीज करना है ताकि हमारे टियानमेन सेट सेफ रह सके फ्यूचर में। इसलिए तुम भी इसको कल्टीवेट करके तुम्हारा कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर लो। तुम्हारा कल्टीवेशन पावर के आगे कोई भी मेजर 8 इमोर्टल सेट के डिसिपल खड़े भी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो स्किल है ये तुम्हारी लिमिट को भी क्रॉस कर देगा ताकि तुम्हारा पावर और भी इंक्रीज हो सके। तुम्हारे लेवल में जो भी ओपोनेंट होगा तुम सभी को हरा सकते हो। तुम अभी नेशन सोल पर हो, इससे तुम नेशन सोल के सभी बंदे को तुम आसानी से हरा सकते हो अगर ये टेक्निक को तुम अच्छे से प्रैक्टिस किए तो। इसलिए अभी टाइम आ चुका है खुद को प्रूव करने का, ताकि तुम प्रूव करो और मुझे दिखाओ। और तुम्हारे मास्टर को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने मत देना। और मेनकर भी मन में सोचा था एक इमोर्टल लेवल का टेक्निक अगर मैं इसको सीख जाता हूँ तो फिर मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो जाएगा और मेरे पास तो सिस्टम है, इसलिए मैं बहुत ही आसानी से ये को चुटकी भर में सीख सकता हूँ। फिर यहाँ प्रेजेंट में दिखाया था जहाँ पर मेनकर सोच रहा था कि यहाँ पर आने से पहले वो मैक्स लेवल टेक्निक को ऑलरेडी मैं कल्टीवेट कर रहा था सिस्टम के द्वारा ताकि मेरा पावर और भी इंक्रीज हो सके। अभी मेरा स्किल बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। इन तीनों को अभी एक साथ हराना ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं भी एक ही चुटकी में इन सभी को हरा सकता हूँ, लेकिन वो तीनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहे तुम बहुत ही एरोगेंट हो, तुम हम तीनों को नीचे देखने की हिम्मत कैसे की। इसलिए एक बंदा उसके पास चला जाता है हमला करने के लिए और कहता है ये देखो ये मेरा सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि कुंगिंग सेट ने खास करके मुझे सिखाया है। लेकिन वो हमला कर पाता उससे पहले ही मेनकर उसके पास चला जाता है और कहता है उसे छोड़ो, ये पहुंच मेरा सेके दिखाओ ताकि मैं जान पाऊं कि तुम मेरे वर्दी हो ओपोनेंट होने की। लेकिन जैसे ही मेनकर का पहुंच लगता है उसके हाथों में उसके हाथ का हड्डी बुरी तरीके से टूट जाता है और वो बहुत ही तेजी से पीछे खिंच सकते जाता है और एक दीवार में जाके लगता है और कहता है क्या मैं मेरा 25 साल ये ट्रेनिंग में लगा दिया ये टेक्निक का, लेकिन फिर भी इसका कोई असर ही नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर, ये कैसे हो सकता है। मैं खुद पर्सनली सेक्ट लीडर से ये ट्रेनिंग को भी ले रहा था और वो बाकी दो बंदे थे वो भी बात कर रहे थे ब्रदर कुन आप इतना जल्दी हार कैसे गए, आप सामने वाले से एक ही ब्लो से इतना दूर आ चुके हो कि आप खड़े भी नहीं हो सके हो। और दूसरा बंदा भी कहता है सच में सामने वाला जो टेक्निक को यूज कर रहा है वो बहुत ही डोमिनेटिंग टेक्निक है। और तभी मेनकर उनके पीछे भी आ जाता है और अपना टेक्निक यूज करते हुए उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम आ चुका है नर्क में जाने का, इससे नर्क में जाओ। और वो दोनों के सर को अपने आपस में टकरा के उन दोनों को भी वहीं पर ही खत्म कर देता है। ये तीनों मरे नहीं है बिल्कुल, लेकिन बेहोश हो चुके हैं। और फिर मेनकर हराने के बाद कहता है कि तुम्हारे इमोर्टल सेट का डिसिपल ये बहुत ही वीक है, इससे तुम जल्दी से तुम्हारे डिसिपल के ऊपर ध्यान दो। लेकिन मन में सोचा था कि ये जो लिमिटलेस टेक्निक है ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसके थर्ड स्टाइल को यूज करने के बाद तुम इनविजिबल हो सकते हो अगर तुम्हारा ओपोनेंट एक नेशन सोल का बंदा है तो। लेकिन अगर तुम इसका 9th स्टाइल को यूज करते हो तुम्हारा ओपोनेंट अगर सेम लेवल पर है तुम्हारे जैसा कितने भी सेम लेवल पर ओपोनेंट आ जाए तुम एक ही साथ सभी को हैंडल भी कर सकते हो। और इसको देखने के बाद वो सेट का लीडर भी खड़ा होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरा टॉप 3 डिसिपल अभी एक ही सेकंड में हार गए तुमसे, ये बहुत ही बुरा हुआ। और बहुत ही शांत होकर वहाँ पर बैठ जाता है और सोचता है कि लास्ट में मैं फिर से हार गया, मेरा डिसिपल भी उस औरत के डिसिपल से हार गया, पिछली बार भी वो औरत से मैं हारा था और अभी मेरा डिसिपल भी हार चुके हैं। और ये लड़की के स्ट्रेंथ को देखते हुए लग रहा है ये जरूर से 8 इमोर्टल सेट में से 5 रैंक के अंदर आता होगा। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ लेकिन मुझे अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर मेनकर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जियान क्विंग के बारे में और उसका फेवरेबिलिटी +10 हो चुका था और उसको बोनस पॉइंट 10 भी मिल चुका था और उसके पास अभी करेंटली टोटल पॉइंट था 1269। और इसके फेवरेबिलिटी को देख के मेनकर सोचता है कि मैं अभी उसके पर्सनल को 3 डिसिपल को हरा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसका फेवरेबिलिटी मेरे ऊपर इंक्रीज होते जा रहा है। क्या ये बंदा और यानरन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे आगे जाके पता ही चल जाएगा, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं बाद में यानरन को पूछ लूंगा। उसके बाद मेनकर कहता है क्विंग यू तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको तुम भूलना मत, अभी तुम्हारे प्रॉमिस का टाइम आ चुका है जो कि तुमने वादा किया था। और सेक्रेटरी भी उसे देख रहा था और कुछ कहता नहीं। फिर मेनकर अपने स्टोर के ऊपर खड़े होके वहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियाओ फैन अपने टियानमेन सेट के मेरिट हॉल में आ जाता है जहाँ पर अपना मेरिट को क्लाइम करने के लिए आया था और उसके सामने मेरिट मोनूमेंट खड़ा हुआ था और कहता है तो फिर यही है मेरिट मोनूमेंट जो कि यानरन ने अपने स्पेकुलेशन के वक्त पर इसको बनाया था। तुम जितना अच्छा काम करोगे, तुम जितना इम्प्रूव करोगे और जितना लेवल का टास्क कंप्लीट करोगे तुम्हें उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। ये कि ऐसा रूल है जो कि उसने बहुत पहले बनाया था, इस रूल को मैं जरूर से फॉलो करूंगा, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। इसलिए वो मेरिट के पास जाता है और अपना हाथ को वहाँ पर रखता है और वो मेरिट में अपने आप ही लिख के आ जाता है कि इसका नाम जियाओ फैन है, एक डिसिपल टियानमेन सेट का 3rd जनरेशन डिसिपल और अभी इसने एक हेवनली टैक्स को एक हेवनली मिशन को कंप्लीट करके आया है। उसके रिवार्ड की तरह उसे एक इमोर्टल ओरिजिन फील मिलता है और 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन और 100,000 मेरिट पॉइंट मिलता है। फिर उसे सब कुछ रिवार्ड मिल जाता है और फिर वो कहता है कि एक्चुअल में एक टॉप ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है और यहाँ पर एक टॉप ग्रेड स्टोन 1 लाख लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। टियानमेन सेट सच में अपने रिपुटेशन के ऊपर खड़ा उतरा है, उसके पास बहुत ट्रेजर है और बहुत सारे इमोर्टल सेट्स है जिसके पास इतना भी ट्रेजर नहीं है जो कि टियानमेन सेट के पास है। अगर मैं ये इमोर्टल ओरिजिन फील को कल्टीवेट करता हूँ तो फिर मेरा कल्टीवेशन बहुत ही एडवांस हो जाएगा और मेरा अभी करंट कल्टीवेशन है मिड लेवल नेशन सोल का। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो ब्रेक थ्रू का पीक लेवल नेशन सोल में चला जाऊंगा। फिर मेनकर
हमें लेवल के बारे में बताता है। फर्स्ट लेवल आता है क्यूआई ट्रेनिंग, दूसरे में आता है डैन फॉर्मेशन, और तीसरे में आता है इंग युआन, और चौथे में आता है नेशन सोल, और पांचवें में ग्रेट पावर, और छठे में होली रियलम, और सातवें में वॉइड इमोर्टल, और लास्टली आठवें में द ग्रेट एम्परर रियलम या फिर इमोर्टल रियलम। अभी हमारा मेन कैरेक्टर नेशन सोल पर है। उसे इमोर्टल रियलम पर जाने के लिए बीच के 3 रियलम को सरपास करना पड़ेगा। फिर मेन कैरेक्टर सोचता है अभी मेरे बीच में और यानर के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, इस गैप को कम करने के लिए मुझे जल्दी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी साइड में सेट का लीडर और ग्रेट लीडर दोनों अपीयर हो जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर कहता है सेट लीडर आप और ग्रेट लीडर आप दोनों यहाँ पर। फिर सेट लीडर कहता है जिया फैन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने सक्सेसफुली हेवन लेवल का टास्क को कंप्लीट कर चुके हो, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है। जो तुम्हें एंक्सिटर ने इमोर्टल लेवल की ट्रेनिंग टेक्निक दिया था उसे भी तुमने बहुत जल्दी सीख चुके हो। फिर मेन कैरेक्टर कहता है सेट लीडर कि आप यहाँ पर आए हो वो होलिसन और मेरे बीच में जो कंपटीशन हुआ था उसके बारे में पूछने के लिए। फिर ग्रेट लीडर कहता है कि एग्जैक्टली तुम अभी बहुत ही फेमस हो चुके हो और ये सेट में तुम अकेले ही हो जो कि हेवन लेवल टास्क को कंप्लीट कर चुका है और हमारे टियानमेन सेट का एम्परर सन कहने की लायक भी हो और सभी को दिखा चुके हो कि तुम आगे जाके ग्रेट एम्परर भी बन सकते हो। और सेट लीडर कहता है कि मुझे पता है तुम सेट में से कभी भी बाहर नहीं गए हो और हमेशा ही तुम सेट में रहकर कल्टिवेट कर रहे हो और बाहर के वर्ल्ड में कोई भी सेट तुम्हें ज्यादा पहचानता भी नहीं है और तुम्हारे पावर के बारे में भी कोई भी नहीं जानता। हम सिर्फ चाहते थे कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तुम्हें यहाँ पर छुपा के रखना चाहिए, जब तुम्हारा पावर बहुत बढ़ जाएगा तभी जाके तुम बाहर जाके अपने एडवेंचर को और भी बढ़ा सकते हो। फिर मेन कैरेक्टर सोचता है अभी हमारे टियानमेन का इंचार्ज यान रान है लेकिन फिर भी वो पूरे के पूरे 8 मेजर इमोर्टल सेट से पंगा नहीं ले सकता। अगर वो सभी साथ मिलकर हमला कर देते तो फिर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबत आ जाएगी। यहाँ पर फिर भी बहुत सारा गैप है मेरे बीच में और बाकी सेट लीडर के बीच में। अभी मैं वो 3 पोलिशन को हरा के हमारे सेट लीडर का इज्जत को बचा चुका हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके फेवरेबिलिटी को जीतने का। अगर मैं अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेवियर करूंगा तो फिर उनका फेवरेबिलिटी मेरे तरफ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अभी बहुत ही आरोगेंट तरीके से उनके साथ अभी बात नहीं कर सकता, अगर ऐसा करूंगा तो फिर मेरा फेवरेबिलिटी माइनस में चला जाएगा। इसलिए मेन कैरेक्टर बहुत ही क्यूट तरीके से कहता है कि खुद एंक्सेटर मुझे अपने टेक्निक को पसंद किए थे, अगर उनकी टेक्निक को मिलने के बाद भी मैं उनको हरा नहीं सकता तो फिर मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और मुझे होलिसन रहने का कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद में भी ये टियानमेन सेट का मैं क्राउन पीस हूँ और ये तो मेरा एक ड्यूटी है ये टियानमेन सेट का फ्यूचर को आगे बढ़ाना और उसके रेपुटेशन को भी ऊंचा करना। इसको देख के सेट लीडर भी कहता है तुम बहुत ही हम्बल हो और तुम्हारे पास कोई भी घमंड नहीं है जबकि तुम्हें बहुत सारा अचीवमेंट भी मिल चुका है। और ग्रेट लीडर भी कहता है हाँ तुम डिसिपल, तुम मेरे से भी बहुत ही आगे चले जाते हो। और दोनों मन में सोचते हैं कि ये बच्चे का फ्यूचर मेजर ही नहीं हो सकता और दोनों का फेवरेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। और मेन कैरेक्टर तो यही चाहता था और सोचता है कि सेट लीडर और ग्रैंड लीडर का फेवरेबिलिटी और भी इंक्रीज होता जा रहा है और उसके सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आता है उन दोनों का फेवरेबिलिटी 30 बढ़ चुका है और अभी करेंटली उसके पास 1329 पॉइंट थे। और फिर वो सोचता है कि और बाकी मुझे 1500 पॉइंट कलेक्ट करना है, उसके बाद जाके मैं एक सिस्टम से आइटम को भी खरीद सकता हूँ। और वहाँ से मेन कैरेक्टर जा रहा था लेकिन सेट लीडर उससे बुला तो कहता है कि जाओ फ्रेंड, तुम्हें अभी भी बहुत सारा मेरिट पॉइंट मिला होगा, इस मेरिट पॉइंट को तुम्हें कहाँ पर यूज करना है तुम्हें पता ही है ना। अगर तुम मेरिट पॉइंट को अच्छी तरीके से यूज करोगे तो फिर तुम एंक्स्टर के द्वारा एक दिन के लिए लेक्चर ले सकते हो। अगर तुम अपना ब्लड एसेंस को यूज करोगे ये मेरिट मोनोमेंट पर तो फिर एंक्स्टर इसको सेंस कर सकते हैं और तुम्हें लेक्चर दे सकते हैं तुम्हारा मेरिट पॉइंट के हिसाब से। मेन कैरेक्टर था अच्छा तो फिर मैं समझ गया, अगर मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं जरूर से करूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे में एक जगह का सीन दिखाए थे जो कि था डियानयांग सिटी और ये सिटी टियानमेन सेट से 5000 किलोमीटर दूर में था। और यहाँ पर मेन कैरेक्टर और एंक्स्टर दोनों ही आए थे घूमने के लिए और मेन कैरेक्टर एंक्स्टर को सभी स्टॉल पर लेके जा रहा था और अपना मनपसंद चीज खरीद के दे रहा था। और एक स्टॉल पर जाने के बाद कहता है कि यान रन ये हेयर पिन तुम्हारे ऊपर बहुत ही परफेक्टली सूट करेगा, क्या तुम इसको ट्राई करके देखोगे। और फिर यान रन वो हेयर पिन को लेता है और अपने बालों में लगा देता है और कहता है ये कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसको देख के मेन कैरेक्टर पर दीवाना ही बन जाता है और कहता है कि सच में इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो जैसी तरीके से देख रहा था एंक्स्टर बहुत ही अक्वर्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम मुझे ऐसी तरीके क्यों घूर रहे हो, ये मुझे बहुत ही एम्बैरेस फील करा रहा है। फिर मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो फिर ठीक है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि वहाँ पर चलो, वहाँ पर कुछ और भी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वहाँ पर चल के मजे करते हैं। लेकिन वो जिस हेयर पिन के स्टॉल से वो खरीदा था वो स्टॉल का ओनर कहता है कि सर लेकिन तुम अभी तक इस हेयर पिन का पैसा नहीं दिए हो, पहले पैसा दो फिर जाना। लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एंक्स्टर भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। और यहीं पर ही ये एपिसोड को खत्म करते हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अगर चाहते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया ना। अगर ज्यादा कमेंट आया और इसमें ज्यादा व्यू आया तो फिर मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर से बनाऊंगा कुछ दिनों के अंदर। तो जरूर से एक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जाना ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म करते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।